नई मुलाकातें हमेशा भावनाएं, पहेलियां और रुचि जगाती हैं, खासकर जब वे ऑनलाइन होती हैं। आज इंटरनेट एक प्रमुख भूमिका निभाता है कि लोग कैसे अपनी दूसरी आधी खोजते हैं और वास्तविक संबंध बनाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जिसे आप ऑनलाइन जानते हैं, वास्तव में किसी और की तरह निकल सकता है। 22 नवंबर 2013 को मिनेसोटा के छोटे शहर फार्मिंगटन में पुलिस को 37 वर्षीय लॉरा साइमनसन की गुमशुदगी की सूचना मिली। चूंकि लॉरा एक वयस्क और स्वतंत्र महिला थीं, उनके परिजनों ने तुरंत चिंता नहीं जताई। पुलिस ने 3 दिन इंतजार करने का सुझाव दिया, उम्मीद करते हुए कि वह लौट आएंगी। जब लॉरा 3 दिन बाद भी नहीं लौटी, तो जांचकर्ताओं ने 25 नवंबर को उनकी गुमशुदगी की जांच शुरू की। पता चला कि लॉरा 7 बच्चों की मां थी, 5 बेटियां और 2 बेटे। उनके बच्चों में उनकी 13 वर्षीय बेटी एलिस भी थी, जिसे एक स्विमिंग पूल दुर्घटना के बाद विशेष देखभाल की जरूरत थी, जिसके कारण वह व्हील चेयर पर थी। सभी कठिनाइयों के बावजूद लॉरा ने कभी उम्मीद नहीं खोई और अपनी बेटी के लिए सर्वश्रेष्ठ सुनिश्चित करने की कोशिश की। एलिस के प्रति अपने प्यार के प्रतीक के रूप में लॉरा ने उसका नाम और जन्म तिथि का टैटू बनवाया। कुछ साल पहले लॉरा ने अपने पति से तलाक ले लिया था और उन्होंने बच्चों को सप्ताहांत और छुट्टियों पर अपने पास रखना शुरू कर दिया था। 2013 की गर्मी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। एक रात लॉरा ने अपनी बेटी एलिस को खो दिया। बाद में पता चला कि लड़की को दिल की समस्याएं थीं, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। लॉरा इस नुकसान से बहुत दुखी थी और अपनी मां मैरी और बहन निक्की से सहारा मिला। उन्हें नुकसान के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हुई, खासकर क्योंकि वह वर्षों से मानसिक समस्याओं और मूड स्विंग्स से जूझ रही थीं, जो उनके साथ संवाद को लगभग असंभव बना देती थीं। इस घटना ने उनकी हालत को और खराब कर दिया और परिजन बस उनके पास रहने की कोशिश कर रहे थे, बिना यह जाने कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। त्रासदी के कुछ महीनों बाद लॉरा थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। परिवार को उम्मीद थी कि लॉरा का जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। इस समय के दौरान लॉरा ने इंटरनेट पर सांत्वना पाने की कोशिश की, डेटिंग वेबसाइट पर साइन अप करके नए संबंध और संपर्क बनाने की कोशिश की। परिजन सोचते थे कि वह इस तरह से दर्द से निपटने और किसी को खोजने की कोशिश कर रही थीं, जो उन्हें भूलने में मदद कर सके। सभी ने सोचा कि लॉरा धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, लेकिन 2 नवंबर 2013 को उन्होंने अचानक एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। लॉरा साइमनसन ने घर छोड़ दिया और एक संदेश छोड़ दिया, मुझे माफ करना कि मैं इस हालत में हूं। मैं बच्चों को वह ध्यान नहीं दे सकती जिसके वे हकदार हैं। उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि मैं दूर रहूं। मैं चाहती हूं कि वे मुझे फिर कभी न देखें। मैं तुम सबसे प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। पहली भावनाएं शांत होने के बाद लॉरा के परिजनों ने सोचा कि वह कुछ समय एक दोस्त के पास बिताना चाहती है, आराम पाने और अपने विचारों को समेटने के लिए। सभी ने माना कि लॉरा जल्द ही नई ऊर्जा के साथ घर लौट आएंगी। 3 सप्ताह बीत गए थे जब से लॉरा गायब थी। 22 नवंबर को एक अनजान आदमी सिमोन परिवार के घर के आंगन में आया और पिछले दरवाजे पर एक नोट छोड़ गया। उस नोट में, जो लॉरा की मां मैरी को संबोधित था, लिखा था, मैरी, मेरा नाम जेफ मैडिसन है। शायद आप जानते हो कि मैं लंबे समय से लॉरा का दोस्त हूं। पिछले 2 हफ्तों से मैंने उनसे कुछ नहीं सुना है और न ही उन्हें देखा है। मेरे दोस्त और मैं बहुत चिंतित हैं। कृपया यदि आपने पिछले हफ्तों में उनसे संपर्क किया हो तो मुझे बताएं, ताकि हम चिंता करना बंद कर सकें। नोट पढ़ने के बाद लॉरा की मां और बहन ने गंभीर चिंता करनी शुरू कर दी। उन्हें एहसास हुआ कि पिछले 2 हफ्तों में वास्तव में लॉरा का कोई संपर्क नहीं हुआ था। जेफ मैडिसन एक जानकार था जिसे उसने एक सोशल नेटवर्क में मिला था और उनकी दोस्ती तेजी से बढ़ी थी। लॉरा के परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और उनकी गुमशुदगी की सूचना दी, हालांकि वे अंत तक सबसे बुरी आशंका नहीं मानना चाहते थे। स्थिति तुरंत ही जांचकर्ताओं के लिए सवालों से भरी हुई थी। एक मां का गायब होना, जिसने सिर्फ एक नोट छोड़ा था, और उसकी अस्थिर भावनात्मक स्थिति सभी को चिंतित कर रही थी।
पहले जांचकर्ता सोच रहे थे कि क्या लॉरा स्वेच्छा से जा सकती है, लेकिन उनके परिजनों ने इस संस्करण को सख्ती से नकार दिया। घर की तलाशी में उनके ठिकाने के कोई संकेत नहीं मिले। यह पता चला कि लॉरा ने अपनी कार घर पर छोड़ दी थी। कार में जांचकर्ताओं को पैसे, क्रेडिट कार्ड और लॉरा का फोन मिला। यह अजीब था, क्योंकि ऐसी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यक हैं। लॉरा कहां जा सकती थी और किसके साथ? 37 वर्षीय लॉरा साइमनसन पहले ही 23 दिनों से गायब थीं और फार्मिंगटन की पुलिस ने उनकी जांच उनके आसपास के लोगों से पूछताछ करके शुरू की। जांचकर्ताओं ने जितना हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। जो लोग लॉरा को जानते थे उनमें दोस्तों और सोशल नेटवर्क के परिचित शामिल थे। खासकर उनके पूर्व पति ट्रॉय पर ध्यान केंद्रित किया। इस स्थिति में बच्चे उनके पास थे, जो असामान्य है क्योंकि आमतौर पर माएं अपने बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं। संभवतः पति पत्नी के बीच मतभेद या तनाव हो सकते थे। ट्रॉय के साथ बातचीत के बाद जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि वह लॉरा के गायब होने में शामिल नहीं थे। जांच के दौरान पुलिस ने कई नए विवरणों की खोज की। लॉरा के दोस्तों और परिचितों ने बिखरी हुई जानकारी दी, जिससे एक समग्र चित्र बनता गया। इसमें बहुत समय लगा, लेकिन प्रत्येक नया बयान खोज की दिशा को स्पष्ट करने में मदद करता गया। साथ ही लॉरा का परिवार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद करता रहा, पुलिस के संपर्क में रहा और जांच में हर संभव मदद करता रहा। पुलिस ने लॉरा के पूर्व पति के बगल में एक और आदमी पर ध्यान केंद्रित किया। यह जेफ मैडिसन था, जिसने लॉरा की मां को पत्र लिखा था। जांचकर्ताओं ने उसे खोजने और उससे पूछताछ करने का फैसला किया। यह पता चला कि जेफ के पास महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उसे लॉरा के सोशल नेटवर्क अकाउंट्स, फेसबुक, ईमेल और अन्य ऑनलाइन चैट्स तक पहुंच थी। संदेशों के विश्लेषण से पता चला कि एलिस के साथ घटना के बाद लॉरा अपनी खुद की नियमों और खेलों वाली आभासी दुनिया में डूब गई थी। मैडिसन ने पुष्टि की कि लॉरा वास्तव में एक असामान्य वेबसाइट पर पुरुषों के साथ अक्सर संवाद करती थी। जांचकर्ताओं ने उससे इस वेबसाइट के लिंक और उसके यूजर अकाउंट की जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया। हालांकि जब वे जेफ से बात कर रहे थे तो उन्हें लगा कि वह जांच को गुमराह कर सकता है। उस समय पुलिस के पास मैडिसन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए जांचकर्ताओं ने उन वेबसाइटों की जांच शुरू की जो लॉरा ने अपने गायब होने के हफ्तों में देखी थीं। जांच के दौरान यह पता चला कि लॉरा एक वेबसाइट पर एक उपयोगकर्ता नाम हैंडशेल्फ के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर रही थी। उनके संदेशों में विशेष नियमों के साथ असामान्य संबंधों के तत्व थे। उन्होंने अक्सर अपने संबंधों पर चर्चा की और विचारों का आदान प्रदान किया। अंततः उनके बातचीत वास्तविक जीवन में एक व्यक्तिगत मुलाकात के इर्द गिर्द घूमने लगी। जांचकर्ताओं को अभी तक पता नहीं था कि इस नाम के पीछे कौन है, लेकिन उन्हें संदेह था कि कुछ गड़बड़ है। जांच के दौरान लॉरा के रिश्तेदार उसकी वापसी की उम्मीद नहीं छोड़े। उन्होंने खोज विज्ञापन लगाए, बेघर आश्रयों का दौरा किया और शहर की सड़कों पर राहगीरों को उसका फोटो दिखाया। उनकी उम्मीद कि किसी ने लॉरा को देखा होगा और वह हमेशा के लिए गायब नहीं हुई है, अटल रही। यह घटना छोटे शहर के निवासियों के लिए एक झटका थी। 28 नवंबर 2013 को पुलिस ने लॉरा साइमनसन के बारे में जानकारी के साथ फ्लायर वितरित किए ताकि उसके बारे में कोई भी जानकारी मिल सके। जांचकर्ताओं को एक असली संयोग तब मिला जब उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। पड़ोसी शहर रोचेस्टर के एक होटल प्रबंधक ने फोन किया। उसने बताया कि उसने 2 नवंबर को, एक शनिवार को, 3 हफ्ते पहले लॉरा को देखा था। वह महिला बिल्कुल फोटो की तरह दिख रही थी और मुश्किल से मुस्कुरा रही थी। उसने एक एकल कमरा किराए पर लिया और चिंतित लग रही थी। लॉरा स्पष्ट रूप से परेशान थी और वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आदमी था जिसने अविश्वास उत्पन्न किया। प्रबंधक ने नोट किया कि वे ऐसे जोड़े की तरह नहीं दिख रहे थे जो एक साथ समय बिताना चाहते हों। कमरे के दस्तावेज लॉरा द्वारा भरे और हस्ताक्षरित किए गए थे, लेकिन कमरे का भुगतान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया था। दुर्भाग्यवश
उसने नकद भुगतान किया और अपनी पहचान का कोई विवरण नहीं छोड़ा। 2 नवंबर की होटल आर्काइव में कोई रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि 3 नवंबर का एक वीडियो रिकॉर्डिंग था जिसमें जांचकर्ताओं ने एक बड़े सफेद व्यक्ति को गहरे बालों के साथ देखा। प्रबंधक ने पुष्टि की कि वह वही आदमी था जो लॉरा के साथ था। लेकिन एक अजीब बात थी, अज्ञात कारणों से वह आदमी होटल से अकेला निकल गया, लॉरा के बिना। जांचकर्ता यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह कहां गायब हो गई और आदमी अकेले क्यों गया। शायद लॉरा उसी दिन शनिवार को होटल छोड़ चुकी थी, लेकिन आर्काइव रिकॉर्ड की अनुपस्थिति के कारण इस संस्करण की जांच करना असंभव था। जब जांचकर्ताओं के पास उस रहस्यमय आदमी की पहचान खोजने और लॉरा साइमनसन के गायब होने के संबंध को स्पष्ट करने का काम था, तो उसके गायब होने के बाद से 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका था। यह 12 जनवरी 2014 था। जांचकर्ताओं ने जेफ मैडिसन को एक संदिग्ध के रूप में हटा दिया क्योंकि वह उस व्यक्ति के विवरण के अनुरूप नहीं था जिसे होटल में देखा गया था। इस बीच जेफ ने एक ईमेल पता पाया जिसके पीछे एक उपयोगकर्ता हैंडशेल्फ नाम का उपयोग कर रहा था। यह पता स्टीवन जेलिच का था, जो मिल्वॉकी का एक 52 वर्षीय निवासी था, जो एक बड़े संगठन में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था और पहले पुलिस में था। जांचकर्ताओं ने मिल्वॉकी पुलिस से संपर्क किया और स्टीवन के पूर्व बॉस से बात की। बॉस को जांच के बारे में जानकर आश्चर्य नहीं हुआ। स्टीवन ने कदाचार के आरोपों के बाद सेवा छोड़ दी थी। उसके पहले भी सेवा में महिलाओं के साथ समस्याएं थीं। पूर्व बॉस ने पुष्टि की कि होटल में देखा गया व्यक्ति और स्टीवन जेलिच एक ही व्यक्ति हैं। जब यह स्पष्ट हो गया कि स्टीवन, जो हैंडशेल्फ के नाम से जाना जाता है, संभवतः आखिरी व्यक्ति था जिसने लॉरा साइमनसन को देखा था, फार्मिंगटन के जांचकर्ताओं ने मिल्वॉकी में अपने सहयोगियों से उसके घर की तलाशी लेने का अनुरोध किया। 17 जनवरी को पुलिस को यह सुनिश्चित करना था कि लॉरा सुरक्षित है, अगर वह वास्तव में वहां थी। जब पुलिसकर्मी जेलिच के पास पहुंचे तो उसने उन्हें शिष्टता और शांति से स्वागत किया। जब उसने सुना कि वे 37 वर्षीय लॉरा साइमनसन की तलाश कर रहे हैं, तो जेलिच ने कहा कि वे एक डेटिंग वेबसाइट पर मिले और एक दूसरे को लिखा। लॉरा ने उसे तस्वीरें भेजी थीं, लेकिन कुछ महीने पहले उनका संपर्क बंद हो गया था। जेलिच ने अपनी अपार्टमेंट की तलाशी की अनुमति दी और पुलिसकर्मियों को लॉरा या किसी अन्य महिला के कोई निशान नहीं मिले। फिर भी जांचकर्ताओं को संदेह था कि जेलिच का उसके गायब होने से कुछ लेना देना था, हालांकि उसने होटल में मिलने से इनकार कर दिया। उस समय उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और मामला धीरे धीरे ठहराव की स्थिति में आ गया। यह 10 मार्च 2014 तक चला, जब लॉरा के रिश्तेदार पुलिस पर उसे खोजने का दबाव बनाए रखे। फार्मिंगटन की पुलिस ने घटनाओं के एक अंधेरे संस्करण पर विचार करना शुरू किया और सोचा कि जेलिच जानबूझकर लॉरा जैसी महिलाओं को अपराध करने के लिए लक्षित कर सकता है। हो सकता है कि उसने लॉरा को मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन की सीमा के पार उसकी अनुमति के बिना ले जाया हो, जिससे मामला FBI के अधिकार क्षेत्र में आ गया। जांचकर्ताओं ने इस सुराग का पीछा करने का फैसला किया। FBI एजेंटों ने जेलिच से फिर से पूछताछ की, लेकिन इस बार भी उसने शांत रहकर अपनी अपार्टमेंट की तलाशी की अनुमति दी। उसने डेटिंग वेबसाइट के माध्यम से लॉरा के साथ परिचय की पुष्टि की और जोर दिया कि यह कानून का उल्लंघन नहीं है। जेलिच ने यह भी कहा कि लॉरा ने अन्य वेबसाइटों और इसी तरह के विषयों पर फोरमों का दौरा किया, जहां उसके कई दोस्त थे, और सुझाव दिया कि जांचकर्ता वहां देखें। बातचीत के अंत में उससे DNS नमूना देने के लिए कहा गया और उसने सहमति व्यक्त की। अब जांचकर्ताओं के पास जेलिच का DNS नमूना था, लेकिन इससे उन्हें लॉरा के गायब होने की गुत्थी सुलझाने में कोई मदद नहीं मिली। 5 जून 2014 को विस्कॉन्सिन के जनवा शहर में 7 महीने बीत चुके थे जब से 37 वर्षीय लॉरा साइमन ने संपर्क तोड़ लिया था। एक सड़क निर्माण दल सड़क के किनारे की मरम्मत में व्यस्त था जब एक मजदूर ने 2 बड़े सूटकेस देखे, एक काला और एक बैंगनी। मजदूरों ने करीब जाने का फैसला किया, लेकिन तुरंत ही एक असहनीय गंध ने उन्हें रोक दिया।
काले सूटकेस के चारों ओर मक्खियों का झुंड मंडरा रहा था। मजदूरों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके की जांच शुरू की। प्रत्येक सूटकेस में 2 अज्ञात अपराध मामलों के महत्वपूर्ण सबूत मिले। काले सूटकेस में विशेषज्ञों को एक टैटू के निशान मिले, जो सबूत की सामान्य स्थिति के बावजूद अच्छी तरह से संरक्षित था। टैटू की तस्वीरें खींची गईं और देश भर के पुलिस स्टेशनों को भेजी गईं। प्रयोगशाला ने काले सूटकेस के चारों ओर बंधी रस्सियों की जांच शुरू की। गहन जांच के दौरान एक रस्सी पर एक डीएनए नमूना पाया गया, जो सूटकेस की सामग्री से संबंधित नहीं था और जांच के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया। इस बीच फार्मिंगटन के जांचकर्ताओं को मिले सूटकेस और टैटू की एक तस्वीर की जानकारी मिली। इससे लापता लॉरा साइमनसन की पहचान की जा सकी। टैटू को तुरंत पहचाना गया और उसके मामले से जोड़ा गया। विस्कॉन्सिन राज्य में सबूत मिलने के कारण जनवा के जांचकर्ताओं ने जांच जारी रखी। फार्मिंगटन पुलिस ने लॉरा के मामले में सभी दस्तावेज जनवा में अपने सहयोगियों को सौंप दिए। इस बीच बैंगनी सूटकेस के सबूत अनपहचाने रहे और पहचान नहीं हो सकी, लेकिन जून के अंत तक डीएनए विश्लेषण के परिणाम तैयार थे। डेटा को पुलिस डेटाबेस में डाला गया और एक मिलान पाया गया। डीएनए 52 वर्षीय स्टीवन जेलिच का था। इससे मिले सबूत एक व्यक्ति से जुड़े थे, जो एक विशेष वेबसाइट पर हैंडकफ्स छद्म नाम से जाना जाता था। 25 जून 2014 को जांचकर्ताओं ने स्टीवन जेलिच को सीधे उसके कार्यस्थल से पूछताछ के लिए बुलाया। पहले उसने दावा किया कि उसने पहले ही सब कुछ बता दिया है जो वह जानता था, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उसे मिले सूटकेस और एक रस्सी पर पाए गए डीएनए के बारे में बताया, तो जेलिच ने अपने बयान बदल दिए। उसकी आवाज शांत थी और उसका लहजा एक रस था। उसने अपनी हर कार्रवाई का विस्तार से वर्णन किया। बैंगनी सूटकेस की कहानी एक विशेष वेबसाइट के एक फोरम में एक महिला से उसकी जान पहचान से शुरू हुई। वे जल्दी ही एक दूसरे को समझने लगे और बातचीत करने लगे। यह महिला ओरेगन की 19 वर्षीय जेनी रामोस थी। जेनी का जीवन कठिन था। उसने पालक परिवारों में परवरिश पाई क्योंकि उसके जैविक पिता मेक्सिको में रहते थे और उसके भाग्य में कम दिलचस्पी रखते थे। जेनी जल्दी मां बनी, लेकिन वह बच्चे की देखभाल नहीं कर सकी और उसे उसके मातृ अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उसने केवल अपनी दादी के साथ संपर्क बनाए रखा। आखिरी बार जेनी ने अपनी दादी को फोन किया और कहा कि वह एक दोस्त के साथ देश की लंबी यात्रा पर जा रही है। जेलिच ने महसूस किया कि कोई उसे याद नहीं करेगा और 2012 में उसे अपने पास मिलवॉकी आने का निमंत्रण दिया। उसने उसे हवाई अड्डे पर मिला और उसे विस्कॉन्सिन के केनोशा काउंटी के एक होटल में ले गया, जहां उन्होंने कई दिन बिताए। फिर उसने बताया कि एक दिन जब वे सांस लेने के अभ्यास कर रहे थे, तब कुछ त्रासद हुआ। घबराहट में उसने सबूतों को उसके सूटकेस में रखा और होटल से बाहर ले गया। फिर उसने उन्हें अपने घर ले जाकर फ्रिज से खाने का सामान निकालकर सबूतों को फ्रिज में रख दिया। वे वहां काफी समय तक रहे, यहां तक कि जब नवंबर 2013 में पुलिस पहली बार लॉरा साइमनसन के मामले में उसके पास आई, तब भी सबूत फ्रिज में थे और पुलिस अधिकारी उन्हें खोजने से कुछ ही दूरी पर थे। जब जांचकर्ताओं ने इन डेटा के साथ लापता व्यक्तियों की जानकारी की जांच की, तो उन्होंने पाया कि इस नाम की एक लड़की गायब थी। उन्होंने ओरेगन से इस लड़की के दंत रिकॉर्ड मंगवाए ताकि उन्हें मिले डेटा से तुलना की जा सके। 28 जून 2014 को विश्लेषण ने पुष्टि की कि मिले डेटा 19 वर्षीय जेनी गोमेज के थे। जेनी के परिवार ने बताया कि उसे यात्रा करना पसंद था, खुद को खोजने और यह समझने के लिए कि वह जीवन से क्या चाहती है। जब वह गई तो उन्होंने चिंता नहीं की और उम्मीद की कि वह तैयार होने पर संपर्क करेगी। पूछताछ के दौरान जेलिच ने लॉरा साइमनसन के बारे में भी बताया। उसने लॉरा से उसी तरह से मुलाकात की जैसे उसने जेनी से की थी और फिर उसे अपने परिवार को छोड़ने और छिपने के लिए मना लिया। उसने लॉरा को सलाह दी कि वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस न बढ़ाए और अपने क्रेडिट कार्ड और फोन को घर पर छोड़ दें। 2 नवंबर को जेलिच ने लॉरा को उसके घर से उठाया और उसे रोचेस्टर के एक होटल में ले गया।
उसी दिन वही परिदृश्य दोहराया गया जैसा पहले हुआ था। उसने सबूतों को एक सूटकेस में छिपाया और होटल के कमरे से निकल गया। 3 नवंबर को होटल की निगरानी कैमरा फुटेज में पुलिस ने देखा कि जेलिच ने होटल से एक काला सूटकेस बाहर निकाला। अब यह स्पष्ट हो गया था कि लॉरा वहां क्यों नहीं थी जब उसने 3 नवंबर को होटल छोड़ा था। इसके बाद सूटकेस 5 जून 2014 तक उसकी कार के ट्रंक में रखा रहा, जब तक कि लोगों ने गंध के बारे में शिकायत नहीं की। जेलिच ने सबूतों से छुटकारा पाने का फैसला किया और 2 सूटकेस सड़क के किनारे छोड़ दिए। पूरी जांच के दौरान स्टीवन जेलिच ने दावा किया कि दोनों घटनाएं संयोगवश थीं। हालांकि मिले सबूत इसके विपरीत थे। एक लंबी रस्सी जिसमें उसका डीएनए था 6 या 7 बार लपेटी गई थी, जो साबित करती थी कि जेलिच के पास रुकने के लिए पर्याप्त समय था। 30 मार्च 2016 को स्टीवन ने 19 वर्षीय जेनी गोमेज के मामले में दोषी ठहराया और उसे 35 साल की सजा मिली। फरवरी 2017 में उसे 37 वर्षीय लॉरा साइमनसन के मामले में 25 साल की सजा सुनाई गई। उसी वर्ष अक्टूबर में जेलिच को सबूतों को छुपाने के लिए और 10 साल की सजा मिली। जिस स्थान पर सबूत मिले थे वहां परिजनों ने एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, तुम गए लेकिन भूले नहीं, लॉरा साइमनसन और जेनी गोमेज की याद में।